जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अरिहंत जेटेट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह का कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अधिसंज्ञानात्मक। ठीक है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कर रही है और वह विद्यार्थियों के बीच अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो यह कौशल एक मस्तिष्क आधारित कौशल है जो ज्ञान के अधिग्रहण, सूचना के फेरबदल एवं तर्क हेतु आवश्यक है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूं डायरेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। ठीक है, यह कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र विभेदीकरण से संपन्न कक्षा में भी सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। अगला तीसरा नंबर सवाल है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पूछताछ आधारित शिक्षा पर। ठीक है, पूछताछ के माध्यम से छात्रों के ज्ञान को परखा जाता है तथा उनकी अभिव्यक्ति शैली का भी अवलोकन किया जाता है और पूछताछ करने से बालकों में ज्ञान प्राप्ति हेतु जिज्ञासा भी बढ़ती है तथा उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल कि निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, शिक्षण के द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाने पर बल दिया जाता है जो बालकों के मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को यह वृद्धि करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 समाज का। ठीक है, किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। और याद रखिएगा वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने समाज शास्त्र सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं एवं इरादे हो सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं तथा उनमें विभेद करने लगते हैं। इस अवस्थाओं में वे नई सूचनाओं एवं अनुभवों का संग्रह करते हैं तथा उनमें अपने आसपास की दुनिया के विषय में एक जीववादी दृष्टिकोण बनता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों, चलते हुए बादलों, लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं एवं इरादे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए तो ये वाक्य जो है, ठीक है, ये वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक है, जिसमें बच्ची के मन में यह धारणा बन गई है कि कार लड़कियों का नहीं है अपितु लड़कों का खिलौना है। तो सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। चलिए 8 नंबर सवाल कि इसको मिटा देता हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4
बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं एवं व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड यानी स्विस वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो देखिए, शैक्षिक मार्गदर्शन ये सही है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद आपका है कि अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, और बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण ये सही नहीं है। ठीक है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। 11 नंबर है कि अधिगम अशक्तता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सूक्ष्म गति कौशल संबंधित अशक्तता, ये डिस्लेक्सिया कहलाती है, इससे संबंधित नहीं है। भाषा संबंधी अशक्तता अफेजिया, ये सही है। गणित संबंधी अशक्तता को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ये भी सही है। लेखन संबंधी अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सूक्ष्म गति कौशल संबंधी अशक्तता डिस्लेक्सिया नहीं कहलाता है। डिस्लेक्सिया कहलाता है पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होने पर। ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। यह एक ऐसा विकार है जिसे अपेक्सिया कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों के संचालन में दिक्कत होता है। ठीक है। 12 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई। तो देखिए, इसमें आपका संरचनात्मक समझ पर जोर, ठीक है, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, इस पर वकालत नहीं की गई है। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा, पाठ्यक्रम के लचीलेपन एवं विद्यालय स्तर पर योग, नृत्य, बागवानी एवं खेलकूद आदि का प्रावधान करती है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, 13 नंबर है कि आप कक्षा 4 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक कैसे छात्र हैं? मानसिक विकलांग छात्र तो नहीं होगा, सामान्य छात्र नहीं होगा, प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग नहीं होगा, प्रतिभाशाली छात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली, क्योंकि 130 से ऊपर जो बुद्धि लब्धि होता है वो प्रतिभाशाली होता है। 14 नंबर सवाल कि सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, जांच सूची। ठीक है। 15 नंबर सवाल है कि भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोलह नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार
सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तियां गलती कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षिका को आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसे युक्तियुक्त साधन माना जाता है, ठीक है, जबकि हस्तलिखित नोट्स एवं ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए नोट्स आदि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। 18 नंबर सवाल है कि डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो 1 नंबर में भरा जाएगा आपका भागना, ठीक है, और फिर हो जाएगा दूसरा में चित्र बनाना। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। चलना, दौड़ना, कूदना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है, जिसके फलस्वरूप बच्चा सारी गतिविधियों पर नियंत्रण एवं समन्वय करना सीखता है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल लिखना, चित्र बनाना एवं रंग भरना आदि होता है। 19 नंबर सवाल है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखता है और परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकता है? तो देखिए, यह विद्यार्थी बता सकता है बुरी किस्मत है, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा मेरी किस्मत बुरी है, जिसके चलते मैं फेल हो गया या असफल हो गया। जबकि नियंत्रण की आंतरिक अधिकारिता से प्रभावित विद्यार्थी के लिए परीक्षा में असफलता का कारण स्वयं की योग्यता में कमी और तैयारी की कमी एवं त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण हो सकता है। 20 नंबर सवाल, एक शिक्षक को अपने विद्यालय के किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी को समान महत्व देना चाहिए, ठीक है, गरीब अमीर किसी को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। 21 है कि अभिकथन ए एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, ठीक है। तर्क है कि सब बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये तो गलत है, तानाशाह शिक्षक के पास बच्चा सीख ही नहीं सकता है, ठीक है। और एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होता है, ये भी गलत है, व्यक्तिवादी नहीं हो सकता है। व्यक्तिवादी कक्षा किसको कहेंगे? जिसमें आपका बच्चा केंद्र बिंदु नहीं होता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, ठीक है। 22 नंबर सवाल कि दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो विकार नहीं पाया जाता है वो है आपका शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, ठीक है, याद रखिएगा। दृष्टि दोष वाले छात्रों में शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहने जैसा विकार नहीं पाया जाता है, जबकि आंखों के बहुत जो निकट है, ठीक है ना, उस आंखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, आंखों को बार बार मलना, सिरदर्द की शिकायत रहना, ये दृष्टि दोष वाले छात्रों के प्रमुख लक्षण है। अंतिम सवाल कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। तो देखिए, ये बच्चा करता है समस्या समाधान के लिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।